अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जहान रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज। ज़ुहैब हसन के साथ मैं हूं नादिया खान। नाम तो सुना होगा, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक जी। रमजान मुबारक आप सबको, और आपको भी नादिया। तो बताएं भाई, क्या है आज शो में क्या करने जा रही हैं? अभी आप आई थी तो कहाँ से होती हुई आई? क्या रहा? थोड़ा बिजी सी लग रही थी मुझे, आप कह रही हैं मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ आजकल। हाँ, बिजी इसलिए क्योंकि ईद की वही बात है, हमारी भी ईद होती है। हम टीवी पे जो लोग नजर आते हैं, यकीन करें हमारे भी घर वालों को कपड़े चाहिए होते हैं, जूते चाहिए होते हैं, हमें भी चूड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो वो जो है एक शॉपिंग का टाइम निकालना इतना मुश्किल वाकई हो गया, बिकॉज मैं तो इधर होती हूँ। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड है वो अफ्तारी के बाद उनको सोना मस्ट है, और फिर ट्रैफिक भी। हाँ, तो कल तो मैंने कहा कि कोई नहीं सोएगा, ऐसे ही चलो, हमने जाना है और हमने कपड़े लेने ही है। मेरा कोई जोड़ा नहीं आया, लड़कों के आ गए। लड़कों के आ गए? हाँ, मैं भाई लड़की हूँ ना, बेटी तो मेरी बाहर है, तो लड़कों की शॉपिंग हो गई, मेरी शॉपिंग नहीं हुई। तो मैंने सोचा आते हुए यहाँ थोड़ा सा रुकती भी आऊँ कहीं, लेकिन नहीं हुआ भाई। फिर इंसान ये सोचता है कोई आउटलेट नजर आ जाए तो यार चलो यही मैं जाके कुछ कर, ये ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ट्रैफिक से सबसे वाला ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार चलो लेने चले जाते हैं, लेकिन 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आप पी पा चल रही है, और वो मतलब वो मजा नहीं मुश्किल। हाँ, मैं कहता हूँ इससे बेहतर लेना आ दूँ। सही बात है। और मुझे ज़ुहैब ने इतनी अच्छी आज एक बात बताई। मैं तो वैसे ही, जापान एक ऐसी कंट्री है जो मैं कहती हूँ कि हम जिंदगी में एक दफ़ा तो वहाँ जाना ही जाना है। मेरी सारी दोस्तें जा चुकी हैं, जिसका प्लान था वो कभी नहीं गई, जिसकी ख्वाहिश थी। और मैं सड़ जाती हूँ जब मुझे मेरी कोई फ्रेंड बताती है मैं जापान गई हुई थी, और लाइक मुझे जाना था। और एक दिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी उसके बारे में पढ़ा है, सुना, वीडियोज़ देखी, मुझे वो लोग कमाल के लगते हैं। बिल्कुल फोकस्ड लोग हैं, जो उन्हें करना है वो लाइफ में वो करना है, उसके लिए फिर काम भी वो करते, किसी पे ध्यान नहीं देना उन्होंने। हर इदारा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उसने क्या हर क्या इदारा अच्छा चल रहा है, एग्जाम्पलरी। कि आप उनका कोई मॉडल उठा लें और आप कहेंगे यार वाह कमाल है, इनके कोर्ट्स खाली हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है। कोई चीज गुमती है, आप 10 दिन बाद भी जाके देखो वहीं पड़ी हुई होगी, और लोग खुश हैं। एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, कम सामान रखते हैं घरों में, छोटे घरों में रहते हैं, और बड़ी तमीज से। ये जो यहाँ आप देखते हैं ना, इसका फल होती है भाई ट्रैफिक, वो आराम से अगर कुछ हो भी गया है तो ऐसे एक्सचेंज होते हैं, वो चालान रख के। आपकी सोच है, मतलब इतने रिफाइंड लोग हैं। लेकिन एक दफा खबर आई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा हम जेलस भी हो गए थे, और उसमें यह था कि दुनिया में जो सबसे बेहतरीन बीवियां, बड़ी जो कहते हैं ना सुनने वाली, बात मानने वाली, वो नहीं, जापानी औरत। जर्मन है वो तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन मैं मतलब रिपोर्ट ये आपका एक्सपीरियंस होगा, हमारा एक्सपीरियंस तो नहीं, मैं फैमिली में वैसे कहते हैं, नहीं ये कहते हैं कि जर्मन जो है ना बड़े। वैसे मेरी चची बहुत सब्र वाली है, इस पे मैं एग्री करूंगी। जो एटलीस्ट मेरी चची ने सब्र किया सारी जिंदगी, जर्मन है, बहुत साबिर औरत। ओ हो, हम तो उनके कितने फैन। लेकिन इसके अलावा वैसे कहते हैं जापानीज वाइफ्स आर द बेस्ट, मोस्ट ओबीडियंट लव्स था उसके आगे। तो मैंने एक दफा उनको खाते हुए देखा भी ना मॉल में, रेस्टोरेंट में। मैंने कहा देखते हैं कि मतलब क्या ओबीडियंस, क्या ये। तो बड़ी तमीज से एक्चुअली वो अपने हस्बैंड को बड़ा, उसने टेबल पे अगर ओबीडियंस चाहिए, हाँ, प्लेट में सर्व करके दिया उसको, बड़ा उसका ख्याल करी थी। मैंने कहा ये तो हम भी करते हैं, ये ऐसी कैसी बात होगी। तो ये कुछ है भाई, नहीं अगर चाहिए ओबीडियंस तो फिर देख लें भाई। हाँ, इस खबर से थोड़ी सी तो बच्चे जरा से मुख्तलिफ से हो जाएंगे, वो फिर वो और बात है। जापानीज टच भी आएगा, पहचाने नहीं जाएंगे यहाँ तो। अच्छा, यहाँ तो पहचानना भी मुश्किल है ना। प्यारे भी बहुत होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि गुड्डू कौन है और मुन्नू कौन है। हाँ, ये भी, लेकिन सब बहुत प्यारे हैं। एक और खबर जो मुझे ज़ुहैब बता रहे थे उनके बारे में, क्योंकि इतने एडवांस हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और वो जो मुल्क है, मैं कहती हूँ दुनिया में किसी मुल्क से भी कम से कम 50 से 100 साल आगे है। इतना एडवांस। और उन्होंने नई चीज जो अभी आप बताएं। नई चीज असल में यह है कि देखें, जो हम पूरी दुनिया जो है इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, लेकिन जापान में क्या किया, टोक्यो में उन्होंने ये जो आपके फुट, जैसे आप चलते हैं, पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह होती है साइड पे, तो वहां आप चल रहे हैं तो उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, स्पेशल टाइल्स हैं, स्पेशल टाइल्स है कि आपका एक फुटस्टेप पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी। आप सोचें कि लोग चलना ही है, उसमें चलना ही है, ये भी नहीं कि आप किसी को पैसे देके चलवा रहे हैं, वो वॉक करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इमेजिन, आप कहेंगे कितनी बिजली, तो एक स्टेप से 20 सेकंड तक की, एक शख्स के एक स्टेप से 20 सेकंड की जो है बिजली पैदा होगी। 8 बल्ब जो है 20 सेकंड तक एक स्टेप से एक स्टेप। और आप सोचें कि वो तो कितने हजारों स्टेप्स होंगे। पब्लिक प्लेसेस पे देखें कितनी जगह है, कितना लाखों की तादाद में लोग चलते हैं रोजाना की बुनियाद पे। एक्सीलेंट। हमारे यहाँ तो वैसे मसला ये कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो पेडेस्ट्रियन वॉकवे भी नहीं है। हाँ, वही नहीं, फुटपाथ भी हमारे खत्म हो गए हैं, तो इसलिए चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, हमें तो घरों में लगाना पड़ेगा। सही बात है, ग्रीन बेल्ट्स नहीं, फुटपाथ नहीं, कुछ भी नहीं। बट अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये जबरदस्त एफर्ट। अच्छा, अब हम शो की तरफ चलते हैं, कंटेंट की तरफ। जबरदस्त हमारा कंटेंट है आज। सिंध गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हैं बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इस पर बात होगी। और फिर
ओवरसीज में हम बात करेंगे, अगेन एक कंटेंट क्रिएटर है, उनसे बात करेंगे। लाइव हिट्स यानी बाजारों की सैर भी आपको कराएंगे। इस्लामाबाद में आजकल क्या भाव चल रहा है, ईद की शॉपिंग में कितना लोग बचा रहे हैं, कितना बजट लेके जा रहे हैं, और कराची में भी कहाँ शॉपिंग हो रही है, और फैमिलीज खुश हैं या परेशान है महंगाई से, ये भी हम जानेंगे। मल्टीविटामिन्स की भी बात होगी, आपकी सेहत से मुताल्लिक भी बात होगी, और दूसरा शोबिस के बारे में, शोबिस की दुनिया से हमारे सितारे क्या कर रहे हैं, फड्डे भी हो रहे हैं वहाँ, बहुत मसले भी हो रहे हैं जो हम इसका जिक्र जरूर करें। लेकिन जावेद शेख और इमरान हाशमी आजकल खबरों में है, उस वजह से नहीं, किसी और वजह से, और वो वजह आता है ना जब नाम, तो एकदम आपके जहन में कोई और बात आती है। जावेद शेख ने कुछ बोला और उसका रिस्पॉन्स आया ऐसे करके बॉलीवुड से, और इमरान हाशमी ने फौरन उस पर रिएक्ट किया और उसके बारे में बात की। तो हम जावेद शेख से भी बल्कि अपने शो में आज कॉल पे पूछेंगे क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आगाज करते हैं और सबसे पहले स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30,000 तलबा को गूगल स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया है, जिससे तलबा को 70,000 से 16 लाख रुपए महाना कमाने का मौका मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है, और ये बताया गया कि 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह भी किया गया। और ये इनसे पूछना है कि किस तरह से पैसे कमाएंगे, ये कैसे पैसे कमाएंगे, गूगल स्कॉलरशिप है क्या? बिल्कुल ऐसी है। तो समिता अफजल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। समिता जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये स्कॉलरशिप्स क्या हैं, कितने तलबा को मिलेगी, कैसे क्वालिफिकेशन होगी इसकी? थैंक यू वेरी मच। आपने मंडे को ही जो है हमारा एक एक्सटेंशन है, पहले भी ये स्कॉलरशिप्स दी जाती थी गूगल की तरफ से, जो 1500 बच्चों को पिछले साल 2024 में दी गई थी, लेकिन 2025 में एक MOU साइन हुआ है टेक वैली की तरफ से और गूगल करियर सर्टिफिकेट्स की तरफ से, गूगल की तरफ से, जिसमें 30,000 डिजिटल स्किल्स जो हैं वो बच्चों को दी जाएंगी फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। जितनी भी सिंध में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये कोर्सेज कराए जाएंगे, और ये AI बेस्ड कोर्सेज होंगे। ये साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की इन्हांसमेंट के ये कोर्सेज होंगे। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि ये जो जॉब्स हैं ये एनीवेयर फ्रॉम 70,000 टू 16 लाख रुपए तक की नौकरियां जो हैं लोगों को मिली हैं। ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। मैं आपसे अगर सक्सेस स्टोरी शेयर करूं लीना कुमारी की, जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में पढ़ रही थी और उसने ये गूगल कोर्स किया और उसको जो है इंटर्नशिप मिली, और गूगल ने खुद ने उसकी लाइफ को किस तरह वो चेंज हुई है, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है, उसको उन्होंने गूगल हाइलाइट्स में कवर भी किया है। 30 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे से ये ऐसे बच्चे, ये तलबा निकलेंगे जो इस सर्टिफिकेशन। 30,000 स्कॉलरशिप्स हैं, मैं कहा 30,000 30,000 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। यस, 30,000। और नादिया, लास्ट ईयर भी 1,500 स्टूडेंट्स थे हमारे जो 10 यूनिवर्सिटी से, मैं आई कीप ऑन लुकिंग एट द पेपर बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट द नंबर्स रॉन्ग। 1,500 स्टूडेंट्स की 100% हमारा सक्सेस रेट था लास्ट ईयर 2024 में, जब हमने गूगल सर्टिफिकेशंस कराई थी कुछ कोर्सेज की। अब ये उसी की एक्सटेंशन है और ये 30,000 स्टूडेंट्स के लिए है अक्रॉस सिंध। लवली। सुमिता, मैं आपको बात बताऊं, मुझे कुछ बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि अभी आजकल प्रेजेंट में सिंध गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जो हमने सालों में, बचपन से मैंने इतना नहीं देखा था कभी, इतनी डेवलपमेंट और अच्छा काम। तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त। सिंध हुकूमत काफी एक्टिव हो गई है सब। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो लीडरशिप है, बिलावल साहब की जो लीडरशिप है, अभी आपने वो भी सुना होगा रिसेंटली, सिंध का अब बच्चा जो फाइनेंशियल किसी वजह से नहीं जा पाता था ऑक्सफोर्ड, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, इसको 1 महीना भी नहीं हुआ है, हमारी 6 स्कॉलरशिप्स निकली हैं, 3 फॉर फीमेल्स, 3 फॉर मेल्स, फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अब 3 लड़कियां और 3 लड़के हर साल मतलब जा सकेंगे, जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं जा सकते थे। अब उनकी सारे फाइनेंसेस जो है वो सिंध गवर्नमेंट केटर करेगी,
लेकिन वो अपनी काबिलियत और अपनी वो उस पे जो है ऑक्सफोर्ड जा सकते हैं। लेकिन सुमिता, इसमें ये भी कंसर्न होता है कि जो बच्चे जिनको आप इतना कुछ करके दे रहे हैं, जब वहाँ पढ़ते हैं तो वहीं रह तो नहीं जाएंगे, बिकॉज दे मस्ट कम बैक एंड सर्व देयर कंट्री। तो उनसे कोई ऐसा मुआहदा या बात होती है कि बच्चे आप पढ़ तो रहे हो हमारे खर्चे पे और सारे अब आपको वापस दिया, दे मस्ट कम बैक, दैट इज देयर डिसीजन आल्सो। मगर हाँ, इफ दे कम बैक और वो आके अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने इलाके के लिए काम करें तो दैट वुड बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें अभी जरूरत है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि आई थिंक भेजें उन बच्चों को जिनको एक के जो है आपको उनको पता हो कि हमने वापस आना है, बिकॉज देखिए ना, फायदा भी हमें, अगर हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, हमारा फायदा एक बता दीजिए, कोई फायदा नहीं है। फायदा तो ऐसा कर लें कि एटलीस्ट 5 साल या कोई ऐसे आप कर दें कि एटलीस्ट 5 साल आपने यहाँ पर काम करना है। आई थिंक हमारी तो रिक्वेस्ट ही होगी कि जी बिल्कुल इन बच्चों से आप अंडरटेकिंग लें कि नहीं जी, आपको पाकिस्तान की तरफ से ये मौका मिल रहा है, वापस आएं और पाकिस्तान को सर्व करें। अच्छा, मुझे ये बताएं समिता, ये जो आप 70,000 से 16 लाख रुपए माहाना कमाने का मौका, तो ये खैर पाकिस्तान में भी इतनी तनख्वाह तो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन किसी और आप ज़ाहिर आईटी सेक्टर में काम करेंगे तो हो जाती है, लेकिन इससे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो दीगर ममालिक में काम कर रही हैं, वहाँ भी उनके लिए ज़ाहिर एक गेट ओपन होगा जॉब के लिए। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मेरा भी थोड़ा सा टेक से वो है, एंड वेरी प्राउडली मैं ये कहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट जो खुद जो है AI यूज करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो जब आप ये AI या ये जो डिजिटलाइजेशन जो हो रही है, जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे भी विद इन पाकिस्तान भी आपको बहुत अच्छी नौकरियां मिलती है, क्योंकि अब लोग जो है उस सेक्टर को छोड़ के अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई किसी चीज का सॉफ्टवेयर बना रहा है लेकिन वो AI बेस्ड बना रहा है और उसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा सुमिता, ये बताएं कि ये जो बच्चे पैसे यहाँ से बैठ के हमारे बच्चे बहुत सारे जो है वो बाहर की टेक कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि डॉलर रेट ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पाकिस्तान से बैठ के ऑनलाइन अपना काम ढूंढते हैं, जो फ्रीलांसिंग काम ढूंढते हैं, उसमें भी आपकी जो आमदनी जो होती है वो ऑब्वियसली डॉलर, वहाँ जाना जरूरी नहीं है। अच्छा सुमिता, ये बच्चे जो एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो आपने कहा कि जी इस कोर्स के बाद 70,000 से 16 लाख तक बच्चे कमा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करें, हाउ, कैसे? आपकी आवाज कट, सॉरी मैंने कहा ये जो अब आपको आवाज आ रही है सुमिता? जी सुमिता, मैंने कहा कि 16 लाख तक अगर बच्चे पैसा कमा सकते हैं तो कैसे, क्या काम करके? देखिए वही मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें डिफरेंट चीजें हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है। लेट्स सपोज अब मैं आपको बताऊं कि एक यहाँ पे पाकिस्तान में एक ग्राफिक डिजाइनर जो कि नॉर्मल फोटोशॉप या किसी पे काम करता है, उसकी सैलरी अभी भी बहुत अच्छी होती है, एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम, अगर स्टार्ट करता है 50,000 से लेके लाख 2 लाख भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो किस कंपनी कितने बड़े सेटअप के लिए काम कर रहा है। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन जो है डिफरेंट मुल्कों के काम लेते हैं और डॉलर्स में काम करते हैं, तो यही फ्रीलांसर्स जो है डॉलर्स में पेमेंट्स लेते हैं एक लोगो डिजाइन करने के, जो कि पहले फोटोशॉप पे होता था, अब AI बेस्ड भी हो सकता है। अच्छा एक और चीज बताइएगा, ये वो कोर्सेज करा रहे हैं कि जिससे बच्चों को इंटरनेशनल उनको हायर किया जाएगा, वो जॉब्स कर सकते हैं घर बैठे और कमा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के भी कोर्सेज हैं, IT के भी कोर्सेज हैं, अब तो यही दौर है ना, AI बिल्कुल यही दौर है। हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI का मतलब सिर्फ एक ये नहीं है कि सिर्फ उसमें ये ग्राफिक डिजाइनिंग और ये सारी चीज, AI में बहुत सारी चीजें होती हैं। AI में डेटा माइनिंग है, AI में डेटा एनालिसिस है, कोडिंग के AI में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा मुझे बताएं कि कोडिंग्स हैं, सारी चीजें हैं। मुझे ये बताएं कि ये जैसे अब बच्चों को पता चलेगा, स्टूडेंट्स को, तो सभी इसके लिए क्वालिफाई करेंगे या कोई मेरिट है कि ये स्टूडेंट्स जिनके नंबर्स इतने हैं वो क्वालिफाई करते हैं? बिल्कुल सही। सिलेक्ट कैसे करेंगे आप ये 30,000 बच्चों को? देखिए ये 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में इसको वो किया जाएगा, और ऑब्वियसली इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, तो इसका कोई ना कोई क्राइटेरिया जो है अभी वो नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो MOU जो है अभी साइन हो गया है। इसका जो भी क्राइटेरिया बनता है, जो भी इसकी वो बनेगी, आई विल शेयर इट विथ यू, जैसे ही डिपार्टमेंट शेयर करता है एजुकेशन के। मगर अभी जहाँ तक ये है कि यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज होंगी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जिस तरह पिछली बार जो है, और वो जो 1500 पहले किए थे वो क्या क्राइटेरिया था, वो उसके बारे में तो पता होगा आपको, वो जो 1500 ने पहले क्वालिफाई किया वो IT से रिलेटेड थे, IT रिलेटेड थे। अच्छा।
तो आईटी के जो लोग कोर्स कर रहे होते हैं उनको वो कहने का मतलब ये कि वो तो थे। बहुत हजारों बच्चे होंगे, उनमें से 1500 को आपने कैसे? कैसे पिक किया था? आई एम श्योर कि वो अप्लाई करते होंगे, एक क्राइटेरिया होता होगा। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे वो क्राइटेरिया अभी मालूम नहीं है जो लेकिन आप बताइएगा मेरे जरूर पास ताकि हम भी ये है। खुशखबरी सबको लेकिन सुनाएं। आई विल गेट इट, बल्कि शो खत्म होने के फौरन बाद ही आई विल गेट इट टू यू, आई विल सेंड इट टू यू ताकि आप बिल्कुल, हम अपने ये on air पे भी बता viewers देंगे को बता criteria, दें। नहीं, बिल्कुल बहुत ऐसे अच्छी बता बात है, वेल जी, डन, बिल्कुल। बेहतरीन काम बहुत करिए अच्छा सब काम लोग। हुआ है, जबरदस्त। थैंक यू समिता जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो ये मैं बता रही हूँ, जब से मैंने शुरू किया है तो बहुत सारी बरकत शो के आपकी ज़्यादा है। माशाल्लाह, देखिए सिंध पे ना थोड़ा सा मेरा भी कंट्रीब्यूशन गुड लक लेके आई हूँ। या कुछ अजीब टाइमिंग है ऑनेस्टली कि मैं देख रही हूँ अभी, देखो ना डिजिटल हो रहे हैं गवर्नमेंट के सारे स्कूल, उसमें डिजिटल तरीके से चेक करेंगे कि सबकी करेंगे, अटेंडेंस, ये फिर आई वर्क फॉर सेम, फिर कंस्ट्रक्शन, इवन बहुत से मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं, ट्रांसपोर्ट का मामलात देखें कि खवातीन के लिए पिंक बसेस है, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सॉफ्ट लोन्स हैं, और फिर जो उसके रोड्स बन रही थी ना, जिस तरह जिना एवेन्यू पे मैं देख रही थी कि 3-4 साल से ही बन रही है, बड़ा स्लो काम था, अभी ऐसे दब स्पीड से हो रहा है तेजी से अचानक। तो दे आर डूइंग समथिंग राइट और इंटेंशंस अच्छी हैं और हमें चेंज ये नज़र आ रहा है, क्योंकि आप यकीन करें सालों साल से हमने कुछ यहाँ होते नहीं देखा था, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि कुछ अच्छा अब देखिए लोग भी अवेयर हो गए ना दिया, यानी लोग वो भी 90s का दौर नहीं है, अब लोग अवेयर हो गए हैं, लोग जो देखते हैं कि काम हो रहा है तो फिर वो वोट भी आपको मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है बहुत ना, अच्छी अवेयरनेस बात आ गई ना, देखिए सोशल मीडिया की वजह से और दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, इसके फायदे भी हैं। हाँ, तो यहाँ की लीडरशिप जो है सही जा रही है, सही सिर्फ काम जा कर रही रहे है। हैं, एंड वी आर ऑल विद यू। बहुत अच्छी बात है, ऐसी अल्लाह करे अच्छी खबरें आती रहे, पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर होता जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़ुहैब और मैं इधर ही, आपने भी कहीं नहीं जाना। ओवरसीज ये क्या हुआ? ये तो ड्रामे में चल रहा है आजकल दिल वाली गली में जी। तो उसके बाद गपशप होगी, बातें होंगी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जानदार म्यूजिक है वैसे ना, हमारा। म्यूजिक क्या जबरदस्त माशाल्लाह। ये रमजान में स्पेशल होता है या जी रमजान नॉर्मल का मॉर्निंग वैसे- शो में भी होता है? मॉर्निंग शो में भी ऐसे ही होता है, लेकिन एक रमजान में तो ज्यादा जानदार है। और जान चाहिए भी, वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है। और आप लोग जो कि चाहते हैं कि कुछ आपकी ऐसी चीज खाएं जिससे ताकत आए, जिससे वो कहते हैं, खवातीन तो खासतौर पे कहते हैं मैं भागने लगूं, भाग के काम करूं, लेकिन ऐसे एनर्जी नहीं आ रही, खासतौर पे जब लेथार्जिक हो थायराइड जाता का है। मसला हो। तो हम आज शो पे थोड़ी देर में बात करेंगे अबाउट विटामिन, जो आपकी बूस्ट करेंगे इम्यूनिटी को, आपकी एनर्जी को तेज करेंगे। और ये जो कभी कभी डिप्रेशन और लेथार्जी हो जाती है ना, इसका भी कोई ना कोई हल है, तो हम आपको बताएंगे। नादिया खान जैसे हो जाएगा ऐसे वैसे हाँ, मैं तो मल्टीविटामिन्स लेती हूँ। मैं कौन सी मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, और मैं इस पे आजकल देख रही थी, रिसर्च कर रही थी खुद से ही अपने आप को अपने पे एक्सपेरिमेंट के, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं बताऊंगी थोड़ी देर और में। ये भी होता है ना कि एक साथ आप दोनों ले रहे हैं तो फिर दोनों का फायदा नहीं मिलता आपको, अरे ऐसा इस तरह भी है। विटामिन्स का बहुत पता डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है। आपने कब लेनी है, कुछ खाली पेट लेनी है, कुछ खाने के साथ लेनी है, कुछ खाने के बाद लेनी है, कुछ गैप देके लेनी है, दोनों और एक साथ नहीं ले सकते कुछ आप। किसी और मेडिसिन के साथ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, वो नहीं। तो बहुत सब तमीज, कुछ पूछेंगे। नखरे है बड़े मल्टीविटामिन का ख्याल ऐसे ही रखना थोड़ी है। पड़ेगा आपको। जी हाँ, तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी शादी है, ओके, चले ओके, जी बिल्कुल। हाँ, और ये कौन है हमारे साथ? फूड ब्लॉगर हैं यूके से, मदिया कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मल्टीविटामिन्स आप भी ले रही हैं। नहीं, मैं अभी विटामिन डी सोक कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट सन मेरी शक्ल पे आ रहा है इस वक्त। इरफान थोड़ी सी इनकी आवाज कम करें, मुझे आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। बेहतरीन। हाँ मदिया, एक बार फिर बोलें। मैं कह रही हूँ कि भाई मल्टीविटामिन तो मैं शायद नहीं ले रही, लेकिन विटामिन डी डायरेक्टली मैं सन से सोक कर रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट इन कांटेक्ट ऑफ सन बैठी हूँ। हाँ, मैं कहा थोड़ी सी जरा इनको ना वॉइस टेस्ट करा लेते हैं। प्लीज जरा बोलिए 1 2 3 टेस्टिंग। नादिया खान आई लव यू। 1 2 3 टेस्टिंग। टेस्टिंग नादिया खान आई डेफिनेटली लव यू। थैंक यू सो मच, आपकी बिल्कुल आवाज सही है, हमें सही आवाज आ रही है। मदिया बताओ, फूड ब्लॉगर हो और वो भी कोई हल्की फुल्की नहीं, तुम्हें तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी लाइक कर रहे होते हैं तुम्हारे कंटेंट को। बस जी अल्लाह का करम है और क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं मार्केट में। आई टेंड टू डू what is my roots, what my originality is, जो मेरी कहते हैं ना मेरी रूट्स हैं या जो मेरा हेरिटेज है, मैं वो बनाती हूँ। और
मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कोशिश ये होती है कि वो फूड सामने लाया जाए जो कहते हैं ना नॉस्टैल्जिक हो चुका है और अब बनता नहीं है, या उसको लोग बनाने से रिलक्टेंट है। आई एम ट्राइंग टू लाइक वर्क अराउंड कि वो एक ऐसी इजी रेसिपी हो कि हमारी यंगर जनरेशन जो है, क्योंकि मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, आई कैन सी कि अगर मैंने इनको नहीं सिखाया तो ये हेरिटेज, ये कल्चर लॉस्ट हो जाएगा। कौन से खाने जो खतरे में है और डायनासोर की तरह ये गायब हो जाएंगे? ये कौन से खाने? मैं बता सकता हूँ, उसमें से एक है मीट बॉल्स, कोफ्ते। कोफ्ते तो बन रहे हैं, नॉट मीट बॉल्स, कोफ्ते बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिस तरह से वो ओरिजिनली बनते थे, या जितना उसके अंदर थोड़ा बहुत हार्ड वर्क या अच्छी चीजें जाती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कम होता जा रहा है जी, पाकिस्तान में तो आई कैन अंडरस्टैंड नापैद होता जा रहा है, लेकिन जहाँ अवेलेबल है वहां भी लोग ना इजियर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, लाइक हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ नहीं जा रहे जो पुरानी थी। तो आई एम ट्राइंग टू लाइक कीप माय ओरिजिनलिटी अटैच्ड टू व्हाट आई एम डूइंग। सबसे पुरानी रेसिपी तुम्हारे पास कौन सी है बताओ, जो बिल्कुल बचपन में लिखी थी? कौन सी पुरानी रेसिपी बताओ, कोई अम्मी की, नानी के जमाने की? नानी के ज़माने की एक्चुअली रिसेंटली आई पोस्टेड couple of I think last week it was lemon chicken biryani. That is my nani's biryani actually, the way she used to cook it. कैसे पहुंची नानी तक? मानते हो फिर? क्या बात है, आपकी नानी बड़ी मॉडर्न थी। नानी तक आ गई, नानी बड़ी मॉडर्न थी आपकी। लेमन चिकन बिरयानी तो नानी दादी कहाँ? सेकंडों में आई हूँ मैं नानी पे। अच्छा, तो इसमें मैंने उसका खास क्या बात है, उसकी रेसिपी में क्या है खास, और लोगों ने पसंद भी उसको बड़ा किया? क्या है लेमन बिरयानी, क्या है उसमें खास बात ये कि एक तो कि घर का मसाला है सारा, बिरयानी मसाला। इट्स नॉट लाइक अ शॉप बॉट पैकेट वाला मसाला दैट आई एम यूजिंग। आई यूज माय ओन बिरयानी मसाला द वे माय नानी यूज्ड टू टेल मी। एंड देन द पिकल्ड लेमन्स, जो उसके अंदर प्रिजर्व्ड लेमन्स जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मल्टीकल्चरल हेरिटेज है। आई एम आल्सो अ बिट ऑफ अरब, आई एम बिट ऑफ सेंट्रल एशियन, आई एम बिट ऑफ पाकिस्तानी, सो कहने ना सारा कुछ कहते हैं हॉट स्पॉट। तो वेरी नाइस, क्योंकि मेरी नानी और मुझे ये बता, अब आप वैसे कराची से हैं? नहीं, मैं कराची से नहीं हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम लाहौर। मेरे पेरेंट्स दे आर फ्रॉम लाहौर। मनानी वाज फ्रॉम कश्मीर, सो दैट्स द थिंग दैट्स कमिंग ट्रिकल डाउन। हलीम का तो नहीं पूछा जा सकता आपसे, क्योंकि कराची में बहुत पॉपुलर। फिक्र ना करें, मुझे पता है हम लाहौरी बहुत बड़ी हलीम बनाते हैं। पंजाब में हलीम की देगे ना करें यार, नहीं ऐसा ना, मैंने देखा है वो हलीम के नाम तो कुछ और होता है। हमारे पुलाव और ये हलीम तो बहुत बनता है, कुन्ना भी बनता है, सब कुछ बनता है पंजाब में। लेकिन मैं इस बात में ना भाईजान का साथ दूंगी कि भाई कराची से अच्छी हलीम पाकिस्तान में नहीं बनती। ये बात तो सही है। हलीम एंड बिरयानी भी ऑल्सो, आई थिंक बिरयानी भी जो यहाँ की कुछ अलग है। बात तो है, क्योंकि जो उसका तरीकाकार बनाने का ना कि आप खाएं और आपकी प्लेट साथ उठ जाए, तो वही सही हलीम है भाई। एक और चीज, निहारी भी कराची से। प्लेट उठ जाए क्या मतलब? प्लेट उठ जाए, कहाँ जाए? उड़ जाए, प्लेट उठ जाए, यानी कि वो इतनी थिक हो और इतना लाइक उसके अंदर रेशा हो कि वो जब आप उसको उठाएं, एक लुकमा लें, तो बकायदा उसके साथ आपकी प्लेट के साथ सरकने लगे, और बगैर रुई के बनाई जाए। हम सुनते थे कि मिलावट होती है, रुई डाल देते, तब से तो मैंने खानी बंद कर दी, मुझे इतना डर लगा। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ मदिया, आई लव योर एनर्जी। तुम्हारा क्या स्टार है? जेमिनी तो नहीं हो मेरी तरह? कैंसेरियन? जेमिनी भाई कैप्रिकॉर्न है वो। यार बड़ा जबरदस्त एनर्जी है इसकी। मजेदार सवाल, एक जवाब दो। हाँ, वो भी ठीक है, मेरा बेटा है, वो भी ऐसे ही बोलता है। जबरदस्त। मदिया, मुझे बताओ, ये तुम कब से यूके में हो? तुम्हारा कोई ऐसे एक्सेंट वगैरह तो नहीं फील हो रहा? बहुत साफ उर्दू बोल रहे हो आप। मैं पंजाबी भी बड़ी कड़ाकेदार बोल रही हूँ। दसो फिर। जबरदस्त, फिर तो ऐसी गल करांगे पंजाबी च। आहो, हाँ, पंजाबी भी ओके है। पंजाबी, आई स्पीक अरबिक, आई डू स्पीक उर्दू, और मेरा कोई एक्सेंट का चक्कर नहीं है। इवन दो कि मेरी अपब्रिंगिंग, आई वाज ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, और मैंने कहा ना कि मेरा मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड है, हेरिटेज है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तमाम तर जुबानें साफ ही बोलूँ। बहुत अच्छी बात है। कब से यूके में हो वैसे? उसके बाद यूके कब आई सऊदी से? It's been 20 odd years now. काफी अर्सा हो गया मुझे। वैसे रेडियो भी करना चाहिए आपको, आप आरजे बन सकती हैं जितना आप बात करती हैं। मदिया, तुम्हारी एनर्जी इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव वाइब तुमसे आ रही है ना, तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं बता रही हूँ। I can tell you something. मुझे BBC रेडियो ऑक्सफोर्ड ने एक्चुअली शॉर्टलिस्ट किया था, but then COVID hit. COVID होने की वजह से फिर सारा लॉकडाउन में चला गया, and that plan just got at standstill. लेकिन कंटेंट बना रही है ना, वो लोग देख रहे हैं। At the end of COVID हुआ क्या कि मैं मास्टर शेफ में चली गई, again I was on BBC and everywhere, पूरे किंगडम में छाई हुई थी यहाँ पे। माशाल्लाह। मास्टर शेफ यूके,
वो सबसे बड़ी क्या बात है। क्या बनाया था उसमें, क्या बनाया था कि जिसपे क्या हम कहते हैं ना बचपन में प्राइज मिला था। प्राइज लेके आई बेटा स्कूल से, वरना कोई फायदा नहीं। क्या प्राइज मिला था नादिया? आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्राइज ये मिला था कि जब मैंने उसमें जो चीजें बनाई थी उसके साथ साथ कहते हैं ना पूरा इंग्लैंड, पूरा यूके रोया था। रोया क्यों था? उसकी रीजन ये थी कि आई लॉस्ट माय फादर जस्ट बिफोर कोविड एंड आई डिडंट गेट द चांस टू ग्रीव, और मैं पाकिस्तान नहीं आ सकी। और फिर वो कहते हैं ना कि वो बिल्टअप होता गया इनसाइड, एंड दिस पर्टिकुलर शो वाज शॉट इन ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन एक्सेट्रा। तो हुआ ये कि जब मैंने अपनी वो कहते हैं ना अब्बा की याद से वाबस्ता सऊदी एक दो चीजें बनाई थी, दैट वाज स्ट्रीट फूड, तबक उसको कहते हैं, और वो जो मैंने सर्व किया जजेस को, आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड। वो कहते हैं ना कि वो सारा कुछ जो अंदर भरा हुआ था वो बाहर आ गया। दैट वाज लाइक आई लिटरली क्राइड ऑन स्टेट टीवी एंड और उन्होंने कहते हैं ना उस चीज को बिकॉज इट्स रियलिटी टीवी, तो उन्होंने उसको कैप्चर किया एंड देन कहते हैं ना जब वो ऑन एयर हुआ, मेरे घर के बाहर फूलों के इस तरह अंबार लगे थे और नोट्स के साथ। क्या बात। और कितने नंबर्स मिले थे उस डिश को आपकी? एंड से कि you actually helped list in MasterChef, लेकिन ये क्या होते होते I was actually one of the finalists before I left MasterChef। तो बहुत बड़ी बात है, one of the finalists होना, फाइनल होता है। I went all the way up there। Excellent, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताओ यहाँ पाकिस्तान में कौन है फैमिली में, अभी पीछे कौन लोग छोड़ के आई हो तुम? Well, I was the only child of my parents। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरी वालदा जो है वो मेरे पास होती है, और पीछे मेरा ऑब्वियसली सारा ददियाल है वो सारा पाकिस्तान में है। वो भी पहले सऊदीया में होते थे, पर ऑब्वियसली सम मूव टू पाकिस्तान। उनके पास आते हो कभी? पाकिस्तान आते हो बच्चों के साथ आप? ऑफ कोर्स, मैं भी पिछले साल पाकिस्तान से होके गई। अच्छी बात है, वरना लोग कहते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स नहीं रहे तो हमने क्या करना है पाकिस्तान ज्यादा विजिट करके, लेकिन आना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाएं, उनको बताएं उनके रूट्स। एग्जैक्टली, मेरे पेरेंट्स नहीं रहे लेकिन मेरा ससुराल वहाँ पे है, मेरी सास ससुर वहाँ पे है। हाउ कैन आई नेग्लेक्ट देम? और मेरे वालिद की ऑब्वियसली कब्र वहाँ पे है। मैं हाउ कैन आई लीव पाकिस्तान? आई हैव टू कम। और दूसरा ये कि मेरी सारे जो फोटोशूट्स होते हैं, जो मेरी प्यारी प्यारी तस्वीरें आप लोग देखते हैं, वो सारी इरफान भाई करते हैं, इरफान हसन साहब। तो आई हैव टू कम बिकॉज कहते हैं ना दुनिया में मैंने कहीं भी चले जाना है, मैंने आना है इरफान भाई। और पता है मदिया, मैं सोच रही हूँ कि सबको कितना इंतजार होगा तुम्हारे घर ईद पे जब दावत होगी, तो कितना सब शौक से आएंगे कि मदिया पता नहीं क्या क्या खाने बनाएगी, क्या क्या खिलाएगी हमें। खाना नहीं, अगर आपने रात का खाना रखा है ना तो वो सुबह से बस ठीक है यार, ब्रेकफास्ट नहीं करना, वहीं जाके खाएंगे। इंतजार करते होंगे इसकी दावत का। क्या बना रही हो ईद पे, क्या मेन्यू है, हम भी ट्राई करें? Surprise! I am actually making halim as well as lahm al-mandi, which is like an Arab dish with rice and meat. Mandi, and on top of that mandi, and उसके साथ हम दम वाली सेवियां जरूर बनाते हैं, किमामी सेवियां, that is one of my favorites. So इस तरह का सारा मेन्यू है और उसके सारे लवाजमात हैं। और ये मंदी तो चिकन से नहीं बनती, वैसे चिकन भी होती है यहाँ पे, चिकन का तो नहीं है ना, मटन से ही होता है। बिल्कुल है, नहीं मंदी चिकन से भी बना लेते हैं, लेकिन स्पेशल मंदी आप चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन स्पेशल तो मटन की है। हाँ, उसका बस तरीका है कुक करने का, वैसे तो किसी चीज से भी बन सकती है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मदिया, इतना मजा आया तुमसे बात करके। जब मैं यूके आऊंगी तुमसे जरूर मिलूंगी। अपना प्लीज पेज का नाम बता दो ताकि हम उसको फॉलो करें। Instagram पे it's Madiha_eats with about 294K followers, nearly 3 लाख होने वाले हैं। और दिस इज बेसिकली वो इंग्लिश का है, और अगर आपको मेरी पंजाबी सुननी है करारी किस्म की तो टिकटॉक के ऊपर मेरा है मदीहा's फूड ओडिसी। यस, वेरी इंग्लिश नेम, लेकिन वो टोटली पंजाबी चैनल है। बिल्कुल, उसको भी हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और ये तो बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज कुछ ने इसकी वीडियो को लाइक किया, अप्रिशिएट किया, बिल्कुल, और इनके खानों को भी। और वो तो देखे ना कि मास्टर शेफ यूके में उन्होंने कह रही है फाइनलिस्ट की उसमें लिस्ट में थी। क्या बात है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसे बोलने का स्टाइल था, तेज वक्त का मुकाबला, सख्त वाली बात कि आप ज्यादा बात करें और अच्छी बात करें। ये नहीं कि कुछ लोग बोलते रहते हैं और कहते हैं यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन गुड स्पीकर, वेरी गुड एनर्जी। मदिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और अब हम मार्केट में जाएंगे जहाँ शॉपिंग हो रही है, और अभी तक हमने कुछ बहुत ही हाई फाई लोगों से आपको मिलवाया जिनका ईद की शॉपिंग का बजट हमसे भी ज्यादा था, ज़ोहेब और मुझसे भी ज्यादा था। जी, 25-25 हज़ार लेके आ रहे हैं भाई सिर्फ अपने लिए। तो प्लीज हमारे जो आज के रिपोर्टर हैं, प्लीज आम आवाम को आज दिखाइएगा कि उनका क्या बजट है, उन पे क्या गुजर रही है, ठीक है ना। तो उसमें होना चाहिए मुन्ने के अब्बा, अम्मी और मुन्ना और मुन्नी भी होने चाहिए, सबको दिखाइएगा वीडियो में। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वाचिंग जहान रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज़।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जहां रमजान में शाकिर आते आते रह गए। शाकिर बिल्कुल गुजर रहे थे यहाँ से, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि होता है लाइव शो, मतलब स्टूडियो में पता नहीं चलता कि कब आप लाइव हैं कब नहीं, और जिस तरह हम शो कर रहे हैं उसमें तो लगता ही नहीं कि हम लाइव हैं। शाकिर बेटे आते आते रह गए आप। वरना ये आज से 12 साल बाद 10 साल बाद ये क्लिप वायरल होनी ही थी, और फिर हम इसको रिवाइंड करके लगाते हैं कि वो याद है दिन याद है जब शाकिर आ गए थे कैमरे के आगे, कैसे भागे थे। तो आज हिस्ट्री बनते बनते रुक गई। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे जोहेब, जावेद शेख हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, फिल्म स्टार, टीवी स्टार। उन्होंने इमरान हाशमी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस हुआ था कुछ साल पहले जब वो मूवी जन्नत में दोनों काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ बताया और कोल्ड ट्रीटमेंट उनको दी, इग्नोर किया उसने, थोड़ा सा वो किसी पॉडकास्ट में बोल रहे थे, और अब उसका एकदम जवाब आया इमरान हाशमी का, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया विद जावेद शेख। बिल्कुल, तो वो भी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में वैसे बताएंगे। नादिया होता रहा ना पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ ऐसा, यानी कि उनको बुला के और उनको किसी मूवी में चांस देते हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं किया जाता। बहुत से हमने देखा पाकिस्तानी एक्टर्स को जाया किया जाता है वहाँ पर, और पहले तो बहुत शदीद, और कुछ हुए भी हैं लेकिन मानते नहीं कि वो जाया हुए हैं। ये आप कैसे मनाएंगे? अच्छा, अब बाजार आपको लेके चले? चले बिल्कुल सर, देखते हैं क्या बाजार में क्या गहमा गहमी है भाई। क्या हमारे पास तो टाइम है नहीं शॉपिंग का, आपकी शॉपिंग देख के हम खुश हो जाएंगे। जी इस्लामाबाद से है एमन सैयद हमारे साथ हैं, और मोना सिद्दीकी ने कराची से हमें ज्वाइन किया। मोना डार्लिंग है, फिर आपको पता है जबरदस्त, बहुत प्यारी है हमारी रिपोर्टर्स। मोना कैसी हो, ठीक हो? डार्लिंग तो यकीन करें मुझे भी बड़ा प्यार आता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, नहीं बहुत दिल से बहुत प्यार से कहती हूं, क्योंकि मोना के साथ डार्लिंग अच्छा लगता है कहना। अच्छा, ये कंप्लीट नहीं होता वरना नाम। अच्छा, क्या आपके इधर हैं, कहाँ कराची में, कौन से बाजार में, और क्या हो रहा है यहाँ? तो सही शॉपिंग हो रही है भाई? नादिया, मैं इस वक्त हूँ DHA फेज 1 के शॉपिंग मॉल में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी गहमा गहमी है। आपको पता है क्योंकि महंगाई का दौर है, और महंगाई के दौर में 10,000 या 20,000 में आजकल ना कोई अच्छा सा सूट आता है ना कोई जूते आते हैं। लेकिन यहाँ पर लेडीज सलवार सूट और शॉर्ट सेट्स का जो है यहाँ पर सेल लगाई हुई है, और खवातीन का आप रश देख सकती हैं कि यहाँ पर किस तरीके से खवातीन मौजूद हैं। हम जरा ये पूछ के मैं आपको बताती हूँ कि जो कम बजट में किस तरीके से अपनी नई शॉपिंग कर सकती हैं। आप ये देखिए, ये जो सूट है बड़ा ही सितारों वाला और अच्छा एम्ब्रॉयडरी हुई है। इस सूट की कीमत जो है हम पूछते हैं, ये बताइए है कितनी? 1800 रुपए का। हाँ ठीक है, मोना ने बजट ज्यादा बढ़ा दिया, 10,000 नहीं, 1800 में ठीक है बिल्कुल। और ये 3 पीस भी है वो 2500 रुपए के, मतलब मुख्तलिफ रेट की सेल लगाया हुआ है। ये बताइए, महंगाई इतनी ज्यादा है तो इसका फैब्रिक अच्छा है? क्योंकि इतना सस्ते में अच्छा फैब्रिक तो नहीं मिलता। ये वैसे हम लोगों ने सेल लगाए हैं जो मार्केट के रेट में मतलब ज्यादा मुनाफा नहीं रख रहे। किसी में 80 है, किसी में 100 है, किसी में 50 है, इस तरह मतलब कम रेट में बेच रहे, हम रिसेल कर रहे हैं। तो नादिया देखें, यही सूरत हाल है। और इसके अलावा जो है ना 1800 के अलावा 2500 रुपए वाले भी सूट है यहाँ पर। और इस मॉल के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ पर देखिए शूज भी हैं, ज्वेलरी भी है, बैंगल्स भी है, डिफरेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पर एक ही मॉल में सब कुछ मिल रही है। और ये जो कपड़े हैं ये इंतहाई सस्ते दामों में, वो कहते हैं ना कि जिसके पास अगर लो बजट है, कम पैसे हैं, तो वो उसमें भी यानी कि अपनी मीठी ईद की खुशियाँ कम पैसों में और अच्छी शॉपिंग करके अब सही जगह पहुंची आप मोना, आखिरकार आप सही जगह पहुंच गई। ये येलो वाला तो मेरे लिए पैक करवा लो, टू गो। बिल्कुल ठीक है, ये वाला तो पैक करा दो, बड़ा जबरदस्त अच्छा लग रहा है। और प्राइस भी मुख्तलिफ जो है प्राइस बहुत ही अच्छे। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये कि इसका अच्छा है, लॉन है और अच्छा फैब्रिक है, और साथ में ये कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इसलिए ज्यादा अच्छे। और जो कॉर्ड सेट्स है वो कॉर्ड सेट्स भी यहाँ पर मैंने देखे, एक ब्लू कलर का कॉर्ड सेट था, और ये देखिए ये देखिए ये ग्रीन कलर का कॉर्ड सेट है, और इसके साथ जो है ट्राउजर, उसके बॉटम पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये भी सिर्फ 1800 का है। तो नादिया, इस तरह के कम प्राइस के जो कपड़े हैं, ये भी यकीनन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी भी जो है ईद के लिए एक अच्छी ईद गुजर सकती है। अच्छी बात है, आप और मैं ज्यादा समझ रहे हैं। मार्केट का सर्वे किया तो वहाँ इंतहाई महंगे दामों यानी कि 10, 11, 12
25,000 और उससे भी ज्यादा 1,000 से कम के जोड़े नहीं है। भाई बेहतरीन, ये जो लोग देख रहे हैं ना, अब ये तो कराची में तो सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। बस मोना तुमने और बाकी मुझे लगता है कराची वाकई पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के मुकाबले में सस्ता है। अब इस्लामाबाद में क्या देखें, आग लगी हुई है या वहाँ भी रीजनेबल शॉपिंग हो रही है? एमन बताएंगे। एमन बताए भाई, आंखों देखा हाल शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नादिया और ज़ोहैब, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों की ईद की तैयारी भी आई होप जो है वो काफी अच्छी जा रही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेन स्टूडियो में जा रही है, टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, हमारा भी बस यही सूरत हाल है क्योंकि काम जो है उसकी काम प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अपनी शॉपिंग जो है बिल्कुल चांद रात पे जाके होती है। अभी इस वक्त हम इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं और इस मार्केट की खासियत ये है कि इस्लामाबाद की सबसे कदीम मार्केट है और इस्लामाबाद में जिस पहली बच्ची का नाम रजिस्टर्ड हुआ था अपारा, उस बच्ची के नाम पे इस मार्केट का नाम रखा गया था। और अभी मैं साथ जी मुझे नहीं पता, ये बड़ी दिलचस्प सी बात है जी। बंगाली बच्ची थी लेकिन उसकी फैमिली जो है जब इस्लामाबाद बिल्ट हो रहा था तो वो लोग यहाँ पे थे, तो पहली बच्ची जिसका नाम रजिस्टर्ड हुआ था वो अपारा था और उसी के नाम पे अपारा मार्केट है। हाँ, और मैंने कभी किसी का नाम सुना नहीं, किसी अपारा से मिली नहीं, वैसे लगे नाम बड़ा प्यारा है। अच्छा दिखाओ भी क्या शॉपिंग हो रही है, कितनी महंगाई है या अच्छा लग रहा है सही है? यहाँ पे ना महंगाई काफ़ी ज़्यादा है अगर हम देखें तो, लेकिन अपारा मार्केट की खासियत ये है कि आपके बजट के मुताबिक जो है यहाँ पे आपको कपड़े, जूते, उसके अलावा वॉचेस, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ईद की मुनासबत से यहाँ पे खसूसी स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जैसा कि ये मेरे अका में आप देख सकते हैं कि एक मेल जो है उनके लिए जूतों का स्टॉल लगा है। इसी तरह अगर हम आगे चलते हुए जाएं तो साथ साथ जो है यहाँ पे बच्चों की घड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ साथ जी परफ्यूम्स जो है वो क्योंकि लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं, बतौर गिफ्ट भी देते हैं, तो यहाँ पे खसूसी तौर पर जो है क्या प्राइस क्या है? अरे इवन प्राइस बताओ भाई, प्राइस बताओ, प्राइस कितने क्या रेंज में आ रहे हैं? अच्छा यहाँ पे नादिया अगर हम कपड़ों की बात करें ना तो जो स्टेज सूट है खवातीन के वो आपको यहाँ पे 4,000 से 6,000 में ईद के लिए एक अच्छा सूट जो है वो मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत कराची से महंगा है नहीं, लेकिन कराची से ऑब्वियसली महंगा है, इस्लामाबाद कराची से कंपेयर करें तो काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर आप ये भी देखें कि अगर आप टेलर के पास जाएं तो वो आपकी कितनी ज़्यादा तो वो स्टिचिंग ले लेते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो रेडीमेड रेडी टू वियर ले लेंगे इतनी प्राइस में तो वो जो है आपको मुझे लगता है वैसे इतना रश भी नहीं है एमन, वैसे रश भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि देखें फेडरल कैपिटल है और वहाँ पे लोग मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, तो चले गए होंगे, छुट्टियाँ होने वाली हैं मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं अब वो वाला ट्रेंड नहीं रहा कि इस्लामाबाद वासियों का शहर, इस्लामाबाद खाली हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ईद के दिनों में भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि सड़कों के ऊपर किस तरह जैम पैक्ड होता है, जो तफरीही मकामात है वहाँ पे किस तरह फैमिलीज एंजॉय करने निकली होती है, और जो मरी पे रश होता है, जो है ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है। वो तो खैर मैं पिछले कुछ 8-10 साल से ना मरी में जो मॉल रोड है उस पे बच्चों को ना सैर करवाने का प्लान करती हूँ और हम हर दफा वापस आ जाते हैं। और ऐसे टाइम पे तो खैर बिल्कुल नहीं प्लान करना चाहिए। कभी भी कोई दिन नहीं जिसमें रश ना हो, हर वक्त रश होता है और वॉक करनी पड़ती है, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती, बहुत रश होता है भाई मॉल रोड पे। मोना सिद्दीकी बहुत शुक्रिया, कराची से आपने मार्केट्स का हवाला हमें दिया और एमन सैयद ने इस्लामाबाद से। तो ये है जनाब, मार्केट क्या बता रही है? कराची की मार्केट सस्ती है। तो मुझे आज मॉल बड़ा अच्छा लगा, वो तो घुस गई बाजार में और सही बाजार में घुस गई, उन्होंने सही जो शॉपकीपर से बात की, बड़ा अच्छा लगा। एमन ये थोड़ा सा ना एक्शन हमें आपसे कल चाहिए, थोड़ा दुकानदारों से पूछें, थोड़ा लोगों से पूछें कि यार क्या 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 चल रहा है, ठीक है? हाँ, लेकिन तासुर मिल गया हमें, तासुर भी क्या पता चल गया कि इस्लामाबाद में प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा है, कराची जो शहर है दिल वालों का उसमें अभी भी कपड़े आपको रीजनेबल मिल सकते हैं। क्या तो अब यहाँ पर लेना हमने ब्रेक, आप हेडलाइंस भी देखेंगे और हेडलाइंस के बाद जहां रमजान की ट्रांसमिशन जारी रहेगी, नादिया और ज़ोहैब आपके सामने ही होंगे, बहुत से मजेदार टॉपिक्स भी हमारे पास हैं, तो देखते रहिए जहां रमजान। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ोहैब आप मुझे बताएं, आप विटामिन्स का शौक रखते हैं? शौक का मतलब जरूरत है, और इवन बिलीव भी रखना। ये भी हर एक को बिलीव नहीं होता कि मल्टीविटामिन्स वर्क करती हैं, काम करती हैं, नहीं फजूल चीज़ें हैं, खानों में आप कमी को पूरा कर सकते हैं, ये ऐसे ही है बस मार्केट में गिमिक है। बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है कि जब ये ज़रूरत के तहत ही होता है, लेकिन अभी तक तो खैर कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि लथार्जिक कभी फील उस तरह मैं करता नहीं हूँ, या फिर ये कि कभी कहते हैं ना कि आपकी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, आप सर में दर्द हो रहा होता है, तो मुझे ऐसी फीलिंग्स हुई नहीं हुई, तो मुझे विटामिन्स लेने का भी कोई खास। ब्लड टेस्ट कभी कराएं? ब्लड टेस्ट कराएं, बिल्कुल ठीक है। कब कराए थे लास्ट कब कराए? तकरीबन 1 साल पहले।
अच्छा, तो उसमें कोई डेफिशिएंसी वगैरह? नहीं, डेफिशिएंसी कोई नहीं थी। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी ज़रूरत के तहत ही है ये। ज़ाहिर है आप विटामिन तभी लेते हैं जब आपको कोई डेफिशिएंसी होती है। तो अब कौन से विटामिन किसकी कमी है वो टेस्ट से ही आपको पता चलता है। बाल भी तो ठीक है, ये ज़रूर कराना चाहिए। नाखून भी नहीं ऐसे क्रैक होते होंगे, एनर्जी भी ठीक है। तो ज़ोहैब तो ठीक है, छोड़े, हम आम और आप बात करते हैं जिनका मुझे तो मसला है, तो मैं आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। गिट्टे गोडों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, एनर्जी के लिए मैं कौन सी विटामिन ले रही हूँ वो मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन पहले हमारी जो एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है अक्सा अमीन। अस्सलाम वालेकुम। अक्सा, आप खुद विटामिन लेती हैं वैसे? फिल वक्त मुझे भी ज़ोहैब की तरह ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि विटामिन को ज़रूरत ना भी हो तो मल्टीविटामिन तो लेनी ही चाहिए। नहीं, एज पर नीड ही होता है। जैसे ज़ोहैब ने बात की, ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। क्यों बिला वजह लें जब ज़रूरत नहीं है? सही। तो ये ज़रूरत कौन सी ज़रूरत है? वो ज़रूरत जब आपकी बॉडी आपको फिजिकली साइंस एंड सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दे, तब आपको जो है ना। अच्छा, एक विटामिन डी एक ऐसा है, मुझे लगता है कि सब में शायद कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होती है इसकी। कराची में तो विटामिन डी बिल्कुल ऐसे, कराची नहीं, साउथ एशियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो विटामिन डी डेफिशिएंट ही हैं। रीज़न उसका ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट के अंदर विटामिन डी के सोर्सेज हैं नहीं, तो आपको इसका सप्लीमेंट ही लेना पड़ता है। दुनिया भर में, यूके में इतना ज़्यादा इसका प्रॉब्लम है क्योंकि धूप ही नहीं इतनी निकलती, लोगों का एक्सपोजर पे है। तो इतना लोग वॉक करते थे, अब वॉक खत्म हो गई, धूप में फौरन घर के अंदर चले जाते हैं। बच्चों को भी कहते हैं धूप में बाहर नहीं जाना, अच्छी वाली धूप, तो हमें लगती नहीं धूप, तो इसलिए मसला होता है कि उसकी वजह से कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। साउथ एशियन रीजन में इशू ये आता है कि हमारे डाइटरी सोर्सेज भी नहीं है ना। यूके में चलें, अगर धूप का वो एलिमेंट आ भी रहा है कि धूप नहीं निकलती, एंड अगेन दे हैव अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है कि यहाँ पे तो हम कहते हैं कि आपको अल्टीमेटली सप्लीमेंट्स, यहाँ तो ग़िज़ाइयत ही पूरी नहीं होती ना हमारी। अच्छा, तो हर डिफरेंट मसले के लिए एक डिफरेंट विटामिन होती है, हम उस पर बात करेंगे कि सिर्फ मल्टी विटामिन अगर खाएं तो क्या वो आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। जैसे कि विल स्टार्ट विद B12। जब भी कोई कहता है, कंप्लेन करता है कि जी मेरे अंदर थकन बहुत हो रही है, फटीग है, मुझसे काम नहीं होता, दिल नहीं लगता, दिमाग नहीं लग रहा, तो उसमें कहते हैं जी बी, आप जो आपके विटामिन बीज हैं उसको बीज बल्कि सारों को चेक कराएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आप करवाते हैं तो डेफिशिएंसी आती भी है। जैसे आपने देखा कि सांस फूलने की शिकायत हो जाती है लोगों को, चलते हुए स्टेयर्स नहीं ले पा रहे होते, मसल क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा काम किया थक जाते हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसीज हो रही हैं। फिर हम ये कहते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर लें कि आप, अब बहुत सारे हमारे सामईन होंगे जिनको ये सब कुछ होता होगा, ये सारे सिम्टम्स डजंट रिफ्लेक्ट कि हाँ सबको ही डेफिशिएंसी है। आइडियल सिचुएशन क्या है कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, देन आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप कनेक्ट करें और अपने टेस्ट रन करवाएं। अपॉन द रिजल्ट्स आपको पता चलेगा अच्छा आपको कितनी डेफिशिएंसी आ रही है और कितना आपको लेने की जरूरत है, कितनी पोटेंशियल है। और एक जिंक की भी बात होती है बहुत ज़्यादा, जिंक की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर देखिए मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स जितने भी हैं, इनके कुछ कुछ कॉम्पोजिशन तो बॉडी के अंदर है। जिंक अगर हम बात करें तो वो इतना मेजर डेफिशिएंसी में नहीं आता, यानी प्रोलॉन्ग्ड अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स ख़राब हैं, लाइफस्टाइल ख़राब है, तब जाकर एक सर्टेन पॉइंट पे आपको सिम्टम आएगा, जिनका आपको पता चलेगा ओ अच्छा। और वो क्या सिम्टम होगा? डेफिशिएंसी है, वही लेथार्जिक वाला एलिमेंट बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, स्किन के ऊपर आपके अफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, आपकी वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है। मैंने जब B12 ली ना, मैंने नोट किया मेरे नाखून जो थे ना, जो कि बहुत चिप हो जाते थे, वो टूटने बंद हो गए। मुझे बी कॉम्प्लेक्स के बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले, एनर्जी में भी मुझे लगा कि फर्क पड़ा है। वैसे जब आप, तो आपने टेस्ट के बाद ही रिकमेंडेशन? हाँ बिल्कुल, लेकिन B12 का मैं आपको बताऊं, जब आप किसी फार्मेसी में जाते हैं ना, दुबई में खास तौर में, ऐसा पकड़ते हैं ना आपको, आपके पास ना भी कोई किसी ने कुछ कहा हो, आप फिर भी ना आपको 1 लाख की विटामिन लेके ही निकलेंगे। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी बताएंगे आपको कि वो प्रिस्क्रिप्शन का उनको मसला नहीं है, तो इसलिए विटामिन इतनी आपको दे देंगे कि मैं तो हर दफा ही होता है कि है ये मैंने कब ली, क्यों ली, लेके आ गई। लेकिन तो ये भी एक चक्कर होता है कि आपको नहीं भी चाहिए होता तो वो आपको बेच देते हैं कि ये स्किन, बाल, जो भी आपका मसला। अच्छा, आजकल रिसेंटली मैंने किसी अपनी फ्रेंड को देखा भी जो वेट गेन कर रही थी, डाइट में कोई ऐसा चेंज नहीं था, यंग गर्ल, और ब्लोटिंग, फिर उसको पता चला इन्फ्लेमेशन है उसकी बॉडी में, फिर उनको आयरन की भी डेफिशिएंसी थी, और जब आयरन की उन्होंने ये नहीं कि गोलियां बल्कि ड्रिप्स लगवाई, तो वो लड़की बदल गई यार, एकदम श्रिंक हो गई, वो सूजन, वो जो उसका एक्स्ट्रा लग रहा था हमें वेट, इम्बैलेंस हो गया था। देखिए ये चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ एसोसिएटेड है, या आपकी गट हेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। एज लॉन्ग एज आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो फर्स्ट वो में हम कहते हैं सप्लीमेंट में आप प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स वगैरह लें, राइट। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है या किसी चीज़ से कोई एलर्जी आ रही है तो ब्लोटिंग होगी, वेट गेन हो जाएगा, इवन वेट रिडक्शन के लिए ट्राई करेंगे तब भी हेल्प आउट नहीं हो रहा होता। तो ऐसे में ऑब्वियसली जब आपको पता चल गया इन्फ्लेमेशन है, कोई डेफिशिएंसी आ रही है, जब आप उसे डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि उन्हें आयरन की भी कमी आ रही थी, तो जाहिर सी बात है जब वो मेडिसिन वगैरह सप्लीमेंट इस्तेमाल किए, अल्टीमेटली क्योंकि बैरियर जो आ रहा था आपने वो बैरियर हटा दिया, तो जाहिर सी बात है लोग जो खरीद रहे होते हैं ना ज़ोहैब, वो कहते हैं कि यार मुझे डेफिशिएंसी आयरन की है तो मैं मल्टीविटामिन ले लूँ, उसमें सब है,
अब जो सब वाली गोली है उसमें वो डेफिशिएंसी उस चीज की वो होगी या नहीं? नहीं, वो कवर नहीं होगी। देखिए, अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आप ये इवैल्यूएट करें कि फॉर एग्जांपल हम भी यहाँ बैठे, हो सकता है 1-2 ग्राम हमारे अंदर भी कम हो, ठीक है, हमें मेजर सिम्टम्स नहीं आ रहे, बट किसी का विजिबल डिफरेंस आपको पता है कि अगर वो एनेमिक हो रहा है तो पेल भी हो रहा है, ठीक है, कलर डार्कर की तरफ भी जा रहा है, तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने एक सप्लीमेंट ले लिया जिसके अंदर सब कुछ है तो जी मेरा वो भी कवर हो जाएगा। नहीं, आपको किसी सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको उसी को लेना है, उसकी पोटेंसी कितना आपको रिकमेंडेड डोज है, आपकी बॉडी को कितना चाहिए, कितनी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपकी डोज सेट करनी है, तब जाके आपको फायदा होगा। और वो कॉम्बिनेशन भी जरूर, जैसे आयरन कहते हैं कैल्शियम के साथ नहीं, विटामिन सी के साथ हम कहते हैं कि उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, तो वो कॉम्बिनेशन की ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन और साथ लेना चाहिए आपके ख्याल में। आयरन एंड विटामिन सी की कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल है। अच्छा, और कभी ऐसे कॉम्बिनेशन ले लिया तो दोनों आपको सूट भी नहीं करेंगे और उसका फायदा भी नहीं होगा, ऐसा भी है ना कुछ? एक्सेसिव अगर कैल्शियम भी जा रहा है और प्रॉपर्ली देखें अगर बॉडी में स्टोर गलत जगह पे हो रहा है तो फिर हार्ट हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। आयरन की टैबलेट्स के इतने साइड इफेक्ट्स क्यों हैं? मुझे तो ये मुझे क्योंकि है डेफिशिएंसी आयरन की, और मैंने कहा कि मैं पहले सोचा ड्रिप लगवाऊं, मुझे ड्रिप से डर लगता है, और वो जब उसके बारे में पढ़ा तो भी ज़रा मैं घबरा गई कि डॉक्टर की सुपरविजन में ही कराएं, क्योंकि आयरन के ड्रिप्स के साइड इफेक्ट्स भी आपको हो सकते हैं और सख्त ड्रिप है, वो मॉनिटर किया जाता है पूरा जब आयरन लग रहा है आपको। तो मैंने कहा नहीं लगानी, गोली के साथ ठीक करूंगी, लेकिन वो गोली भी इतनी पता नहीं मुझे तो सूट नहीं करी, इतनी छोटी सी गोली है, जब खाती हूँ नौजिया, स्टमक अपसेट, अजीब सा दिल घबराता है, ये क्यों? देखिए, कुछ मेडिसिन की ना अपनी पोटेंसी है कि वो किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ऐसे में रिकमेंडेशन ये होती है हमारे यहाँ अक्सर ये ना कि पता है कि डेफिशिएंसी है, सप्लीमेंट ले लो, बट क्या आपको पता है सप्लीमेंट के इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? हर सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ है। जैसे आयरन की टैबलेट जैसे आप देखिए एम्प्टी स्टमक पे नहीं लेना, खाने के बीच में लेना है। प्रेगनेंसी में मोस्टली ऐसा होता है कि एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन हम साथ ही कहते हैं क्योंकि उससे आपको दिल ख़राब, उल्टी, मतली की शिकायत होगी तो कुछ सिट्रस साथ में लें, ताकि आपके जो आयरन के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ना, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं कहेंगे, वो अपनी मेडिसिन की एक आपको जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आप उसे रिड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक बार क्या किया, आयरन की आई डिसॉल्वेबल वाली जो होती हैं गोलियां वो डाली, विटामिन सी भी डाल दी, ऐसे ही फिर जो तो वो तो मेरी तबीयत खराब हुई है उसके बाद। अच्छा, एक दूसरे को भी रिकमेंड कर देते हैं हम, जैसे कि यार वो कुछ 1000+ की भी कुछ इस तरह की आती हैं, बड़ी और 4-5 हज़ार की वो होती हैं, तो इससे नुकसान भी हो सकता है ना ये काउंटर? जाहिर सी बात है, देखें अगर आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल करें, बगैर जाने कि आपकी जिस्म की ज़रूरत क्या है, तो आपको नुकसान ही है। और जैसे हम तो 24-25 साल की कैटेगरी में आते हैं हम तीनों, 40 ईयर्स के बाद देखेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे, देख लेंगे, अभी तो नहीं ना टेंशन। हम तो तीनों ज़ाहिर इसमें आते हैं, लेकिन फिर भी अगर 40 ईयर्स हो जाए किसी की तो फिर उसमें क्या ज्यादा जरूरत पड़ती है, किस चीज की ज्यादा डेफिशिएंसी होती है? एज लॉन्ग एज ये हमारे यहाँ खवातीन में तो ज्यादा जो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही देखी जाती है, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एज रिलेटेड होते हैं सप्लीमेंट्स के। आप अर्ली ओल्डरली जो हमारी पॉपुलेशन आप कह लें, उनके लिए सप्लीमेंट अलग से डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि एज रिलेटेड आपकी एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी इम्पेयर हो रहा होता है, और ये कब होता है जब आपको पता है आपने बैलेंस डाइट नहीं ली हुई, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा नहीं है, तो अल्टीमेटली ये होगा। बाहर मुल्कों में आपने देखा है 30+ खवातीन को सप्लीमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा, बाहर से जो भी आ रहा होता है ना, हमेशा अंकल आंटी मंगवाते हैं, बेटा मेरे विटामिन की बोतलें लेके आनी है 2 हमेशा। अब फिर उसके बाद ट्रेंड चला कि बच्चों के भी जो गमी विटामिन हैं वो भी लोगों ने बाहर से मंगवाने शुरू किए कि हाँ बच्चे क्योंकि खाते नहीं गोलियां। इसमें ये जेली वाली कितनी इफेक्टिव है? मेरा थोड़ा सा कंसर्न आता है यहाँ पे कि आप जेली फॉर्म में बना दो, वो अच्छी बात है, ये उन लोगों के लिए ना अगेन कि जिन बच्चों को या बड़ों को ज़रूरत है और वो नहीं ले पाते। लेकिन हमारे यहाँ इससे हुआ क्या है कि बच्चे वैसी जेलीज़ के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसिंग तरीका भी कुछ इस तरह का है कि अगर हमें बॉटल अच्छी लग गई या बॉटल बेचने वाला अच्छा लग गया, हमें ज़रूरत है या नहीं है, हमें वो चीज़ अपने घर पे चाहिए। बॉटल बेचने वाला अच्छा लग गया, ये क्या? ये तो इसमें थोड़ा मार्क को जरा थोड़ा सा इलैबोरेट करो। हम ऑफ एयर इलैबोरेट करो। मैं कुछ अलग सा समझ रही हूँ, तुम कुछ और ही सोच रही होगी। क्या सोच रही हो? मतलब अब क्या मतलब? सिंपल देखिए, आपने एक चीज देखी पैकेजिंग अट्रैक्टिव, उसने नहीं अगर उस कहना ये चाह रही है उसकी बातों में असर वो पटा लिया उसने, ऐसा ही है ना कि भाई ये आपको चाहिए ही चाहिए, ये आपको लेना ही है। इफ जैसे आपकी स्किन अच्छी है, आप कोई सप्लीमेंट नहीं लेते, ठीक है, लेकिन आपने एक सप्लीमेंट बता दिया कि जी मुझे ये गमीज फॉर एग्जाम्पल ये है, इस्तेमाल करने से फायदा होता है, मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको देख रहा हूं शक्ल को देख के लोग कहेंगे ओह इससे फायदा होगा, 10 लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना ये, देखें ऐसा होता है, मतलब दैट्स वेरी नॉर्मल कि भाई जो रिकमेंड कर रहा है उसको देख रहे हैं वो कि भाई ये बहुत ग्लो कर रहा है, तो इसको तो समझना बहुत आसान है, बिकॉज़ दैट्स द मार्केट। समझ आया? भाई दुबई में जितना लूटते हैं ना उसमें, मैं तो मुझे समझ ही नहीं आता, मैं जरूरत भी नहीं होती, मैं इतनी बोतलें उठा के ले आती हूँ
और वो यानी जिनको ज़रूरत है वो अब आपसे ले लें। आई डोंट नो कि क्यों, और मुझे लगता है कि मैं लूंगी, मैंने विटामिन खानी है ये वो। वैसे बच्चों में आयरन की मैंने देखी है डेफिशिएंसी, ये क्यों उनकी? क्योंकि बच्चों का लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब है, बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा देखा जाता है, हर बच्चे में नहीं। जो पिकी ईटर्स हैं, ठीक है, मीट नहीं लेना जिन्हें कोई भी प्रोटीन आइटम नहीं पसंद, उनमें फिर आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा, मैं एक 2-3 में आपको जो मैंने अब डिस्कवर किया जो मेरे पे बड़ा अच्छा काम किए हैं विटामिन, एक तो B12 कमाल है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद मैग्नीशियम फॉर जो मुझे उन्होंने बताया कि जी लेग्स की पेन, मेरा थोड़ा सा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी है और मस्कुलर पेन, उसमें मैग्नीशियम हेल्प्स, अच्छी नींद भी आती है और आपके जो मस्कुलर पेन्स हैं कहीं भी उसको बहुत। नॉट ओनली दिस, आपके मूड के ऊपर भी बहुत अच्छा है इम्पैक्ट। मैग्नीशियम का तो वरना कभी किसी ने लिफ्ट ही नहीं इतनी कराई भाई, और वो अलग से मैग्नीशियम मल्टीविटामिन में नहीं। तो वो और पता है मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम बेसिकली ये कि जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर भी होते हैं ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ रही है, उन्हें हम सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनकी मूड बेहतर हो जाता है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, मूड बेहतर हो रहा होगा तो बाकी लोगों को भी वो कम नुकसान देंगे, ठीक है। ये भी होता है, स्लीप पैटर्न अच्छा हो जाता है। नॉट ओनली दिस, हार्ट हेल्थ पे इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स हैं। सो मैग्नीशियम इटसेल्फ अगर हम बात करें, वही बात है, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन, और हर एक की अपनी बहुत इन डेप्थ स्टडी, बहुत अफादियत है। अच्छा, ये मल्टीविटामिन से अगर आप ना लेना चाहें तो बैलेंस डाइट क्या हो सकती है, यानी एक दिन का रूटीन क्या है आपका? अगर वैसे बैलेंस डाइट में तो देखिए आपके तमाम फूड ग्रुप्स आ जाते हैं ना, बहुत कलरफुल प्लेट आपने बना लिया, आपके होल फूड्स आ गए, एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए, आपने मीट ले लिया, आपने प्रोटीन का पोर्शन ले लिया, दालों से ले रहे हैं या गोश्त से ले रहे हैं, सब्जियों का इस्तेमाल है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम सब भी तो बचपन से इस पे नोट्स बना रहे हैं, क्या कर रहे थे? स्कूल वाले ले गए दौर में, प्लेटें ड्रॉ करते थे, इतना प्रोटीन होगा, ये होगा। लेकिन अब मसला ऐसा है कि जी प्लेट हम कॉपी पे तो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल में वही होगा जो आपकी जेब में होगा। यानी पका क्या है पहली बात तो ये, और अभी आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं। तो वो डिजाइनर प्लेट अब मुश्किल हो गया वैसे बनाना, लेकिन फिर भी एहतियात करें, खासतौर पे शादियों पे। तो रोटी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं कहता हूँ, मुझे ये लगता है। एज लॉन्ग एज आपको एलर्जी नहीं है तो ना छोड़ें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको गंदों से एलर्जी होती है। अब हम ये नहीं कहेंगे उनको भी ज़बरदस्ती कि आप इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ रही है अगर किसी चीज़ से, तो इट्स नॉट गुड। लेकिन हाँ, लोगों का ये कॉन्सेप्ट कि भाई वेट लॉस करना है, सबसे पहले रोटी चावल छोड़ दो, काब्ज़ ना छोड़ें। अच्छा, ये मुझे पता हो ड्रिप्स भी अब आ गई हैं विटामिन की, और इसमें एक विटामिन का हम लगवाने जाते हैं तो वो हमें कॉकटेल ऑफ विटामिन्स के, जिसमें मैंने ये भी डाला है, मैं थोड़ा सा ये भी डाला, चाट मसाला, थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर, सारा कुछ डाल के थोड़ा तड़का लगाया मैंने, ऐसे मस्टर्ड सीड्स, ऐसी वाली चीज़ आ गई है। ऐसी ड्रिप्स भी हैं, घर में भी आके लगा रहे हैं, और पाकिस्तान में इसका बड़ा ट्रेंड आया है आजकल। पहले तो मैं देखती थी कि जो हॉलीवुड में एक्टर्स या जो सिंगर्स होते थे जिनके फिर टूर्स आते थे शेरिल कोल टाइप, तो वो उनमें इतना थक जाते थे कि वो कहते थे कि बीच में ना बिटवीन टूर्स हम विटामिन बी की ड्रिप्स लगाते हैं ताकि एनर्जी आ जाए, उसके बाद वो परफॉर्म करते थे, जिम बन जाते थे। तो ये विटामिन किस हद तक सही है? देखिए है, आईवी ड्रिप्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर स्टे भी ज़्यादा होता है, उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है, ये रिजुविनेशन में आता है आजकल। तो जो हमने सुना ना वेट लॉस की भी, एनर्जी की, बालों के लिए, देखिए वेट लॉस के लिए हम कह नहीं सकते, कोई भी ऐसा ड्रग अब तक नहीं बनी है अनटिल अब तो एक खैर आगे मैं नाम नहीं लूँगी अभी। उसके अलावा जितनी भी सारी ड्रिप्स चल रही हैं, नो, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि 20 लोग अगर आपने लिए तो उनमें से आधे को या एक को फ़ायदा हो गया तो वो जाके 6 को बताएगा वो जी फ़ायदा होता है, तो 6 के बजाय 10 और भी जाएंगे और किसी को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं। इम्यूनिटी के लिए भी ड्रिप्स आती है, इम्यूनिटी के लिए ठीक है, विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं, वैसे भी हमने देखा है सप्लीमेंट हम एडवाइस कर रहे होते हैं, टैबलेट की फॉर्म में ले लिया, च्यूबल फॉर्म में ले लिया, आईवी की फॉर्म में ले लिया, इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। B12 बी कॉम्प्लेक्स की आपने बात की, वो वाकई में आपके एनर्जी लेवल्स को सडन इम्प्रूव करते हैं। ऐसा है, देखिए खाने से अकेले आप अपनी डेफिशिएंसी नहीं पूरा कर सकते कि जब मेरे अंदर आयरन की कमी है तो मुझे हर कोई कहता है कलेजी खाओ, बकरे की कलेजी खाओ। अच्छा जी, एक तो मुझे वैसे पसंद नहीं कलेजी, ले आई और कितना खाता रहे, ले आई, फिर आपको रोज खानी है। उसके बाद फिर एक और मेरी आंटी ने कहा बेटा पकाना नहीं, थोड़ा सा खून रहे अंदर में, कैसे खा सकते हो? ये कहा है लोगों ने कि फिर आप अगर कलेजी खाएं तो ज्यादा पकी भी ना हो, हो ही नहीं सकती। उसमें से जो कैसे स्मेल आती है, हम कैसे कच्चा पक्का कलेजी खा सकते हैं? कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग खा जाते हैं, कुछ लोग खा जाते हैं, कुछ नहीं देखते, पंजे जबान और जड़ी कुछ भी खा जाते हैं। और ये कौन से लोग हैं पता नहीं, इनके ऊपर कोई रिसर्च करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ब्रेक मैं तो नहीं खाऊंगी, मैंने कलेजी नहीं खानी, कच्ची पक्की तो बिल्कुल भी नहीं खानी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं खा सकता, ऐसा ही कह रही है। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो जावेद शेख और इमरान हाशमी की जो एक कंट्रोवर्सी सी है, दोनों ने बयान दिए।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम जावेद शेख से बात करेंगे। जी हाँ, कुछ ना कुछ मसाला चलता ही रहता है ज़िंदगी में, और शोबिज़ के जो आपके सितारे हैं उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई बात चलती रहती है। हम शो पे ज़रूर डिस्कस करेंगे बिकॉज वी लव आवर स्टार्स। और एक बात जावेद शेख ने कही जो कि हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं, टीवी फिल्म हर जगह उनका राज चलता है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने इमरान हाशमी के साथ जो फिल्म जन्नत में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया एक पॉडकास्ट में, तो उस पर एकदम रिएक्शन आया इमरान हाशमी का। कुछ अच्छा, पहले जावेद शेख साहब का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हाँ कि जब उनको ज़रा मुलाकात नहीं थी इमरान हाशमी से, फिर जब वो सामने एक दूसरे के आए तो फिर इमरान हाशमी ने अवॉइड किया उन्हें, जो कि उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद भी जब थ्रू आउट जब शूटिंग होती रही तो उन्होंने कहा कि कोई अच्छे टर्म्स में बातचीत ज़रा उनसे नहीं रही। खैर उन्होंने मूवी की तो और फिर इमरान हाशमी ने क्या कहा वो हम उनको खुद बताएंगे, वो भी तो हों जी। ये पीछे क्या बातें कर रहे हैं वरना आप। जी जावेद शेख, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अच्छा अभी चलो मैं बता देती हूँ। अच्छा, इन्होंने यही कहा कि भाई जब हम जन्नत की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो रिहर्सल करनी है, इमरान हाशमी वहाँ बैठे रहे, फिर क्या था कि क्या है वो असल में हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाएं और उनसे रिहर्सल उनके साथ कर लें। उन्होंने कहा नहीं, ऑब्वियसली छोटा है उसको आना चाहिए नहीं, और पहले हाथ मिलाए बगैर चले गए। तो उसके बाद ये फिर हुआ कि उन्होंने कहा कि दोबारा से जब शूटिंग के लिए दोनों आए और दोनों का सीन था तो फिर उनको कहा कि आ जाए जी इमरान हाशमी का, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, आप उनको बुलाएं पहले इमरान हाशमी। हाँ, और फिर ये कि रिहर्सल और फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी इन्होंने आपस में बात नहीं की, ना एक दूसरे को की तरफ देखा भी। तो ये इतनी कोल्डनेस क्यों? क्योंकि मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि जावेद शेख को बॉलीवुड के स्टार्स बहुत इज्जत देते थे, अभी भी देते हैं। और जब वो काम करते थे मेरे शो पे उन दिनों में आए तो बड़ी तारीफ कर रहे थे शाहरुख खान की। हाँ, शाहरुख खान के साथ जो उनकी फिल्म का एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहता था और हमेशा तारीफ करते थे। तो ये इमरान हाशमी को क्या तकलीफ हो गई, क्या मसला? और फिर इमरान हाशमी ने ये जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है, आप जिस इंसिडेंट की बात करें मुझे याद नहीं थी। हाँ, और उसके बाद जब अपनी आप उम्र को मेंशन करते हैं तो लगता है कि कोई खास आग कहीं लगी है, कहीं ना कहीं तो कोई धुआं जो उठ रहा है कि मैं तो 20 साल का था, मैं बेबी था और इसलिए मुझे पता है। ज्वाइन कर लिया। जी जी, मैं इमरान हाशमी का बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, बल्कि मैं इनको बताती हूँ। जी जी, ज्वाइन कर लिया, मैं बता रहा हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सर, आप एक बार फिर खबरों में हैं। तो बारियां हमारी चल ही रही है, कल मेरा कुछ आ जाएगा। अच्छी खबरों में रहे तो ठीक है। बिल्कुल, आपकी खबरें अच्छी हैं, वहाँ से खबरें अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप जब मेरे शो पे आए थे तो आपने काफ़ी साल पहले दुबई में जब आप काम कर रहे थे वहाँ, और शाहरुख खान की मूवी में, उसके बाद आपने बड़ी तारीफ की थी कि सब आपके साथ इतने अच्छे हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये है ना, आई रिमेम्बर दैट। तो ये इमरान हाशमी की जो आपने बात की और उस पर उसका एकदम रिएक्शन आया, आपने सुना है? हाँ, सुना नहीं मैंने, वो मैंने कल पढ़ा है कहीं। वो बट देखो वो बात उसकी सही है, उसने कोई डिनाई नहीं किया। पहली बात तो उसने डिनाई नहीं किया, उसने कहा मेरी 20 साल की उम्र थी, मुझे नहीं। बात यह है कि 20 साल में ही तो दिमाग खराब होता है। सही। जब आप थोड़ा सा हिट हो जाते हैं तो वो लेकिन उस वक्त जब उन्होंने जन्नत की फिल्म की तो वो 20 साल के थे इमरान हाशमी। आई डोंट नो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट मैं कह रहा हूँ जब बंदा यंग होता है, हिट होता है चारों तरफ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। बट आप वो बात ये है कि उसके बाद मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत प्यार हो गया। वो इस वजह से कि इस फिल्म का प्रीमियर लाहौर में गुलिस्तान सिनेमा में हुआ और इमरान हाशमी और महेश भट्ट ये दोनों लाहौर आए थे और मैं उनका होस्ट था। और वो मेरे शो पे भी आए थे जब इमरान हाशमी का। जी जी, मैंने भी इंटरव्यू किया था। बिल्कुल, ही वाज ऑन माय शो आल्सो। और हाँ, तब भी बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा था। जब अच्छा इन्होंने जो आपके बारे में बोला ना कि जी जब ये बात हुई, पता नहीं ये इनका क्या है, हाँ, उनका याद नहीं मुझे। उनका बयान जावेद शेख का अजीब है। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी, वो मेरी उम्र के नहीं थे, इसलिए कभी दोस्त नहीं बन सके। और वो जो कह रहे हैं इस हवाले से मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं मालूम कि जावेद शेख अपने साथ क्या वापस लेके गए। इस लाइन का क्या मतलब? नहीं, वो मतलब ये है कि बैड टेस्ट में तो नहीं था, मगर नहीं मैं यहाँ की टॉन्ट मुझे फील हो रहा है। व्हाट डज ही मीन? नो, नहीं, वो ये नहीं था। अगर वो होता तो वो कुछ और बोलता, बट अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो उसने रियलाइज कर दिया कि यार वाकई उससे हुआ था ये, और मुझे आज तक इतना अरसा हो गया याद है, और मैं कह रहा हूँ। और मैंने तो कभी कोई गलत बात
कही भी नहीं है किसी के बारे में। नहीं लेकिन और ये भी है ना, देखिए पूरी शूटिंग के दौरान फिर आपसे क्या बातचीत रही या नहीं रही? वो जो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं रहा, तो काफी देर लगे होंगे। और वो कह रहे हैं कि बात नहीं की, और जावेद शेख कह रहे हैं कि हमारी तो बाद में दोस्ती भी हो गई, ये कह रहे हैं हमारी तो कभी दोस्ती नहीं हुई। नहीं बाद में हुई, जब लाहौर में प्रीमियर हुआ फिल्म का, उस वक्त वो आए, तो वो देन ऑफ कोर्स बात ये है कि छोटी सी एक बात थी, वो खत्म हो गई बस। नहीं, शूटिंग के दौरान आपने बात नहीं की तो उन्होंने भी नहीं बात की? उन्होंने यानी ऐसे कहा जैसे यानी पहचानते ही नहीं जिस तरह, काफी दिन लगे होंगे ना शूटिंग में? नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे कहा, बीच में 2-3 दफा बात हुई, उन्होंने कहा यार शेख साहब आप सुबह ब्रेकफास्ट में नजर नहीं आते। मैंने कहा भाई वो ब्रेकफास्ट मैं अपने कमरे में करता हूँ। अच्छा, तो वो तो पैसे वैसे लगते होंगे। मैंने कहा मैं देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह ब्रेकफास्ट नीचे आके। सेम यार, बिल्कुल शाम का रात का डिनर आप नहीं करते, मैंने आपको कभी देखा नहीं। मैंने कहा भाई रात को मैं निकल जाता हूँ, अपना घूमने फिरने क्लब में जाता हूँ, ये करता हूँ। तो कहने लगा अच्छा, तो किसी दिन फिर हम साथ चलते हैं। अच्छा, आप बहुत सारी बातें हम ऐसे कर देते हैं तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन उस पर्सन का भी आए। मुझे ये लगा अजीब कि यहाँ आपने बात की एक पॉडकास्ट में, वैसे जनरली सभी करते हैं, इमरान हाशमी का एकदम रिस्पांस आ गया, ये बात है। और रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया, अगर वरना वो कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप क्या बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं कहा उन्होंने। ये आपको क्या लगता है कि उनका जवाब कैसे इतनी जल्दी आया और क्यों आया? सही है, वो देखो कि भाई यहाँ पे तो हर बंदा खबर के पीछे होता है, हर खबर पे नजर है वो, तो वो लिहाजा किसी ने वहाँ उसको अप्रोच करके पूछ लिया होगा कि भाई ये जावेद शेख ने आपके लिए ये कहा है, तो बस और कुछ नहीं, ऐसा कोई ऐसा। अच्छा, जन्नत किस साल बनी थी, आपको याद है? जब वो 20 साल के थे, अब वो 46 के हो गए हैं, तो तब हिसाब लगाना चाह रही हूँ मैं, तो वही फंसी हुई हूँ। वो 20 साल का था, मैं 18 का। ये बिल्कुल, मैं वही सोच रही हूँ कि जन्नत वाली फिल्म को 26 साल हो गए, कितने साल हो गए? नहीं, और मजे की बात ये है कि साल तो नहीं हो सकते कि वो, मजे की बात ये है वो 45 के हो गए और आप अभी 25 के। या कहीं ना कहीं मैथ में गड़बड़ है कि जो उन्होंने कहा है कि वो 20 साल के थे उस वक्त, और अभी वो 20 के तो नहीं थे ऑब्वियसली, बट मतलब ये है कि वो यंग थे, हिट थे, तो वो ऐसा, क्योंकि पहली मूवी से ही उनके काम 20 साल वाले नहीं थे। सही है। अच्छा सर, एक बात बताएं कि ये जो पॉडकास्ट में जाते हैं, स्पेशली जब हमारे सीनियर एक्टर्स जाते हैं, तो कुछ अजीब सा वायरल क्यों हो जाता है हर दफा? कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पॉडकास्ट में बनती है, मैं तो बहुत ही भागती हूँ। क्या वजह? वो पॉडकास्ट में वो कुछ सवालात ऐसे करते हैं कि वो उसमें से एक पॉइंट निकाल लेते हैं और जिसको वो वायरल कर देते हैं। लीडिंग क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही वो तरीका है। अच्छा मुझे बताएं कि मुझे ये क्यों करते हैं ऐसे कि मतलब अजीब सा, स्पेशली हमारे सीनियर एक्टर्स जो है, उनका तो कोई अजीब सी कुछ अलग सा आ जाता है एकदम, हम कहते हैं क्या हुआ? रेटिंग है ना, रेटिंग। पहले हालांकि शेख साहब, मुझे याद है हम इससे भी ज्यादा बोल्ड और सच बातें करते थे। नहीं देखे ना, कब याद है आपको? अब तो मजा ही खत्म हो गया। उस वक्त तो कोई ऐसे वायरल ये नहीं, लोग अप्रिशिएट करते थे। अब तो लगता है कि कुछ गलत कह दिया, गलत हो गया, एक नेगेटिव असल में चला जाता है। हमारे शो पे आप आए थे और बहरोज भाई भी आए थे हमारे साथ राइज एंड शाइन पे, तो वो भी जो उस वक्त उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, उन्होंने कुछ सियासी वो कह दिया था कि हम मिलकर, उन्होंने कहा भाई खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ऐसा ही है ना, तो जरा तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। कि आपको लग नहीं रहा होता कि आगे जो पॉडकास्ट वाले हैं मुझसे कुछ मुझे फंसा रहा है किसी चीज में? हाँ नहीं, वो होता है। हालांकि बहुत से पॉडकास्ट वाले मुझे कहते हैं सर वो इंटरव्यू करना। अभी कल परसों मुझे एक लड़का मिला था, वो यहाँ पे पीसी में, मेरा ये पॉडकास्ट है ये, उसने मुझे फिर फोन किया। मैंने कहा यार मैंने छोड़ दिया है पॉडकास्ट, मैं करता ही नहीं हूँ। ठीक है जी, छोड़ ही दो इससे बेहतर। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, ये इमरान अब्बास वगैरह वहाँ गए, फवाद खान भी गया, आप समझते हैं कि करें उनके स्पॉइल हो जाते हैं कुछ एक्टर्स के? ऐसा हुआ है पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ, उन्होंने किया ऐसा? क्या मतलब? यानी कि इमरान अब्बास यहाँ के हमारे सुपरस्टार हैं, जबरदस्त एक्टर हैं, लेकिन जब वहां गए तो उनका उस तरीके से वो नजर नहीं आया। वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ एक्टर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया, उनको वेस्ट कर दिया। वेस्ट कर दिया? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है वेस्ट कर दिया है। आप फवाद खान को देखो कैसे बिल्कुल फुल फ्लेज वो काम कर रहे थे। वो तो इत्तेफाक है कि भाई वो, बट नॉट एवरीवन, कुछ लोग हैं तो उनको इतनी अच्छी ब्रेक नहीं मिली, किसी वजह से हो गया होगा, बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़े इज्जत के साथ, प्यार के साथ बुलाते हैं
और आपको उसी इज्जत के साथ रखते भी हैं। और वो ऐसा क्यों बुलाएंगे भाई, वो इतने प्यार से और उसको जाया करेंगे। अच्छा शेख साहब, आप इमरान हाशमी को कुछ कहना चाहते हैं अभी इस वक्त, इस बयान के बाद कुछ कह दें? इमरान हाशमी को क्या कहेंगे? इमरान हाशमी को कहूँगा आई लव यू एंड तुम बस बड़े हो जाओ। ये जो रातें तुमने माइनस की अपनी, ये रातें जो माइनस की अपनी एज से, ये रातें दोबारा मिलाओ। और बेटा हिसाब सही करो, अपना हिसाब सही रखो। नहीं, मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मैंने कहा ना कि बाद में सब ठीक हो गया था। इतनी पुरानी बात यार निकल गई, उसका बाल में से खाल निकालने। वैसे जावेद भाई, नादिया ने भी जो कमेंट किया था ना, नादिया ने कहा था, मैं सुन रहा था और बहुत वायरल भी हुआ, इंडिया में बुरा भी माना गया। इन्होंने कहा कि हमारे एक्टर्स जितना जबरदस्त काम, क्या था नादिया? हाँ, मैंने ये कहा था कि थोड़ा वो घबराते हैं हमारे एक्टर्स से, क्योंकि हमारे एक्टर्स बहुत कमाल के काम करते हैं और वो सिर्फ अपने 6 पैक और 8 पैक में उनका फोकस नहीं होता। ओवरऑल एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, अपनी लुक, उस पर काम करते हैं कि कैरेक्टर में रह के, तो वो बहुत सुपीरियर काम है उनका। अरे उस पे जो ना पूछे, जो मुझे किस इंडियन चैनल से फोन नहीं आया कि जी हमने बीपर लेना है, हमने बात करनी है, मैं कहती सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल। लेकिन बात मैं तब भी सही थी, अभी भी मैं मानती हूँ उस बात को। तो शेख साहब बताएं, ईद की क्या तैयारियां हैं? अभी ईद भी आने वाली है। बस ईद की जो नॉर्मल तैयारियां होती हैं वो, मैं तो भाई इस ईद को मैं सोच रहा हूँ कि मैं एनजीओ मैंने मेरा एक फाउंडेशन मैंने अभी खोला है, जावेद शेख फाउंडेशन के नाम से। मैं जाता हूँ ओल्ड होम्स में, उनको, बच्चों को, बूढ़ी औरतों को, मर्दों को, उनको कपड़े, जूते, ये जाके उनको देना, ये काम मैंने अपने जिम्मे संभाल लिया है। बजाय इसके पुलाव और दर्दे और ये बने, तो लिहाजा एक सोशल वर्क में अपने आप को ज्यादा बिजी रखता हूं। और आप दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, और उनके तुम लोग थे टेलीथॉन पे भी, इज वेरी सपोर्टिव। बिल्कुल ऐसे जबरदस्त एक्टर, बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखें, जिम्मेदारी का भी आपको वो एहसास है कि अगर अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत माशाल्लाह, तो वो। हाँ, अच्छा शेख साहब, अभी अगला ड्रामा आपका कौन सा आ रहा है? मेरे बहुत से ड्रामे हैं, अभी 2 तो चल ही रहे हैं। एक हम पे चल रहा है, एक ग्रीन पे चल रहा है, एक जजार के नाम से, 3-4 मैं अभी बिजी हूँ। तो शेख साहब मूवी क्यों नहीं? और कोलैबोरेशन, हमें तो इतना मजा आता था इनको मूवीज में देख के। मूवी कोई ईद पे ज्यादा कोई नहीं आ रही। मेरी 2 फिल्में, दोनों फिल्मों में आप हैं? मेरी 2 फिल्में, यानी कि एक है कुल्फी, जिसमें शहरोज भी है और सईदा भी है, बाबर अली भी है, अच्छा। शामिल खान भी है। और दूसरी फिल्म है जिस पंजाबी फिल्म है, उसका नाम है इश्क लाहौर। अच्छा, और ये ईद पे आ रही है, मूवीज रिलीज हो रही हैं? ये दोनों ईद पे है। अरे ये तो दोनों बात है, तो इतनी फिल्मों का नहीं हमें पता था। बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। ऐसे ही रहेगा हमें। बहुत मजे की, इतनी अच्छी बातें करते हैं शेख साहब, और सच बोलते हैं, बिल्कुल दिल से बोलते हैं जो भी है, ऐसे ही। तो जाने रमजान में वक्त खत्म हो गया है। जाले और मंशा एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। मुझे और नादिया को दीजिए इजाजत। सब ब्लॉगर्स का फर्ज है कि ये जावेद शेख ने जो मैसेज भेजा है इमरान हाशमी को, वो अगले आधे घंटे में तक पहुंच जाए। खुदा हाफिज, कल मुलाकात होगी।